एक 8 साल का बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल के अंदर ही उसकी गला काटकर हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों लोगों पर शक जाता है और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जाती है। बाद में एक बेगुनाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जबकि असली कातिल बच जाता है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तब होती है जब पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और कहती है कि मर्डर इसने किया है, जबकि सीबीआई दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और कहती है कि मर्डर इसने किया है। अब यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? आखिर कातिल है कौन? दोस्तों, ये सच्ची घटना भारत की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक है और इस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील भाटी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सच्ची घटना में। प्रद्युमन ठाकुर, जिसकी उम्र अभी 8 साल ही थी, रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र था। प्रद्युमन को उसके पिता ही स्कूल तक छोड़ने आते थे। वह स्कूल की बस से नहीं आता था। 8 सितंबर को उसके पिता उसे स्कूल छोड़कर घर पहुंचे ही थे कि उनके पास फ़ोन आता है कि आप फटाफट अस्पताल आ जाइए, आपके बेटे को किसी ने चाकू मार दिया है और उसकी मौत हो गई है। भारत में स्कूल के अंदर बच्चे का कत्ल हो जाना बहुत ही रेयर केस है। हमारे देश में इस तरह के केस नहीं आते हैं। कत्ल भी एक 8 साल के बच्चे का, वो भी उस वक्त जब स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा था। सभी विद्यार्थी, टीचर और पूरा स्टाफ स्कूल में मौजूद था। तो ये बात बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस स्कूल पहुंचती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस सभी को शक के दायरे में लेती है और स्कूल के सभी कर्मचारी, स्टाफ, विद्यार्थी सभी से पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस एक चीज़ नोटिस करती है कि बाकी तो सभी नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन स्कूल की बस का कंडक्टर बहुत घबराया हुआ था। इसे बहुत पसीना आ रहा था। पसीने से इसकी कमीज़ पूरी भीग गई थी। पुलिस ने एक चीज़ और नोटिस की कि जब पुलिस कंडक्टर से बात करती है तो उसकी धड़कन बहुत तेज़ धड़क रही थी। वो शर्ट पर साफ दिख रही थी। पुलिस का कातिल को ढूंढने का एक अलग ही तरीका होता है, जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को देखती है कि वो बात करने में कितना घबरा रहा है, या वो बोलने में लड़खड़ा रहा है या नहीं, उसकी धड़कन बढ़ रही है या नहीं, उसकी आंखें उस वक्त कैसी हरकतें कर रही हैं। उस कंडक्टर अशोक कुमार की बॉडी लैंग्वेज को देखकर पुलिस का शक उस पर गहरा जाता है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की तलाशी ली जाती है। वैसे स्कूल में काफ़ी सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए थे, लेकिन स्कूल के गलियारे में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में इस कंडक्टर को वॉशरूम में जाते हुए देखा जाता है। चूँकि प्रद्युमन का कत्ल वॉशरूम में हुआ था, फिर वॉशरूम जाने का टाइम देखा जाता है, तो समय का भी वही हेरफेर था। जब प्रद्युमन वॉशरूम गया तो उसी के 2-4 मिनट के समय अंतराल में कंडक्टर भी वॉशरूम गया। इस आधार पर पुलिस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस एक कहानी लेकर आती है और कहती है कि स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार ने प्रद्युमन का कत्ल किया है। अशोक कुमार जब वॉशरूम में गया था, उसी दौरान वहां प्रद्युमन पहुंच गया। प्रद्युमन को देखकर वो उस पर झपटा। वो उसके साथ गंदा काम करना चाहता था, लेकिन प्रद्युमन ने विरोध किया और शोर मचा दिया। तब कंडक्टर को लगा कि कहीं वो पकड़ा न जाए। वो प्रद्युमन बाहर आकर कहीं शिकायत न कर दे, इस डर से उसने चाकू निकाला और प्रद्युमन का गला काटकर उसकी हत्या कर दी और चुपचाप वहाँ से निकल गया। अशोक कुमार को मीडिया के सामने पेश किया जाता है और वो मीडिया के सामने कहता है कि हाँ, मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही प्रद्युमन को मारा है। आपने ऐसा क्यों किया? ये बुद्धि भ्रष्ट होगी, कुछ सुझा ही नहीं दिया। कब से काम कर रहे थे स्कूल में? 8-9 महीने से। तो यहाँ कैसे आपने ये बुद्धि भ्रष्ट हो गया? आपने बच्चे को टॉयलेट में देखा था सबसे पहले? नहीं जी, मैं था पहले। अच्छा, तो बच्चा आया फिर वहाँ? अचानक आ गया वो। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं गलत काम कर रहा था अकेला ही। हाँ, उसने मैं देख लिया, मैं घबरा गया, डर गया जैसे। हाँ। उसके बाद में नहीं, वो तो वॉशरूम गया होगा ना, वो तो वॉशरूम गया होगा। हाँ जी, उसमें ही आया था, लैट्रिन में। हाँ। मतलब तो आपने फिर उसके बाद क्या किया? मैंने जी वो उसको खींच लिया, वापसी एकदम धक्का मारा तो वो आधा उसमें बढ़ गया था, लैट्रिन में। मैंने वो पकड़ लिया, मैंने कहते बाहर जाके कह दे, तो उसके साथ वो करने लगे जैसे। तो फिर वो नहीं माना, रोड मचाना गया, तो फिर मैंने उसके बाद चाकू चला दिया उसको। चाकू कहाँ से लाए थे? चाकू पहले से ही गाड़ी में था। तो चाकू अपनी जेब में लेकर आए थे? उसे साफ करने के लिए गया था।
साग सब्जी वाला था, काफी दिनों से कि मैं सफाई करके घर ले जाऊंगा। कहाँ पर मारा चाकू? यहाँ पे कितनी बार मारा? 2 बार। तो क्यों मारा? जब वो विरोध कर रहा था इसलिए मारा? ये मैं डर गया था कभी बाहर जाके कुछ कह दे, फिर सारे स्कूल वाले मारे मेरे को। गलत काम करना चाह रहे थे उसके साथ? हाँ जी, करा नहीं जी मेरे। तो करना चाह रहे थे? हाँ जी। कोशिश कर रहे थे? हाँ जी। इससे पहले भी किसी और के साथ कर चुके हो? ना जी, तो अचानक क्या हुआ? अचानक ही हुआ था ये भी। तो कितनी देर वहाँ टॉयलेट में थे? मैं 5 मिनट था बस। तो रोज वहाँ एक्सेस कैसे हो गया तुम्हारे टॉयलेट में? क्योंकि वहाँ तो स्टाफ नहीं जा सकता स्कूल के अंदर। वहाँ कंडक्टर ड्राइवर कभी कभी चले जाते हैं। तो कोई रोकता नहीं है स्कूल वाला? और कोई है भी नहीं वहाँ पे। रोका टोकी स्कूल की तरफ से नहीं होती? ना जी ना। चोरी से गए थे वहाँ? ना, जाते ही है फिलहाल तो वहाँ पे। सारे कंडक्टर जाते हैं, तुम अकेले जाते हैं वहाँ? सारे कंडक्टर जाते हैं, ड्राइवर भी जाते हैं। तो स्कूल की तरफ से मना नहीं किया जाता? क्योंकि वहाँ बच्चों का टॉयलेट है, वो वॉशरूम है। देख लेते हैं बाद में तो मना भी कर देते हैं भाई यहाँ पे मत आ गो। जब मार रहे थे बच्चा चिल्लाया था उस समय? हाँ जी। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? आई बहुत ज्यादा, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो रही तो डर लग रहा था। कितनी बार मारे उसके चाकू? 2 बार जी। कहाँ पर मारा? यहाँ पे। अब मामला बिल्कुल साफ था कि कंडक्टर अशोक कुमार ही कातिल है, क्योंकि उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया और जुर्म करने की वजह भी बता दी। और साथ ही पुलिस के पास भी कुछ ऐसे प्रूफ थे कि जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में आना और पूछताछ के दौरान वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो ये भी एक नॉर्मल बात नहीं थी। अब यहाँ पर केस ख़त्म हो जाता है, लेकिन वही कंडक्टर अशोक कुमार दूसरी तरफ ये भी कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, पुलिस उसे फंसा रही है। तब यहीं से लोगों का शक पैदा होता है कि कुछ गड़बड़ है। और एक बात जो लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि कोई भी कातिल इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उसे पूछताछ होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है और वो जुर्म भी कबूल कर लेता है। मतलब 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ प्रद्युमन के पिता ने भी कुछ ऐसी बातें कहीं कि लगा मामला कुछ गड़बड़ है। उनका कहना था कि जिस बस पर वो कंडक्टर था उस बस से प्रद्युमन का कोई लेना देना ही नहीं था। अगर कंडक्टर उस बस में आने वाले किसी बच्चे के साथ करता तो शायद लगता कि वो उस बस में आने वाले उस बच्चे पर नज़र रखे हुए था, जिसे वो अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। जबकि प्रद्युमन ना तो बस से आता था और ना ही जाता था, उसे तो उसके पिता छोड़कर जाते थे। और अगर अचानक उसकी नीयत बिगड़ भी गई तो उसके पास चाकू कहाँ से आया? ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और तीसरी बात, कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान स्कूल के वॉशरूम में किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल के वॉशरूम में तो बच्चों का आना जाना लगा रहता है, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। जबकि कंडक्टर तो 30-40 साल का समझदार व्यक्ति था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और वॉशरूम में भी ये संभावना नहीं थी कि वो दरवाज़ा बंद करके कुछ गलत करता, क्योंकि स्कूल के वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता था, ताकि कोई छोटा बच्चा अंदर बंद ना हो जाए, फंस ना जाए। और चौथी बात ये कि अगर कंडक्टर ने चाकू मारा तो उसके कपड़े पे 1-2 खून के निशान तो होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं थे। ये सब सवाल संकेत दे रहे थे कि कत्ल किसी और ने किया है। और रही सीसीटीवी फुटेज की बात, तो सीसीटीवी कैमरों में इस कंडक्टर को वॉशरूम में जाते हुए देखा जाता है, लेकिन वॉशरूम में जाने का मतलब ये तो नहीं है कि कत्ल उसी ने किया है। इन सब चीज़ों से शक और गहरा गया। तब प्रद्युमन के घरवाले सीबीआई जांच की मांग करने लगे। ये मामला इसी तरह चलता रहा, लोग धरने प्रदर्शन करने लगे, मीडिया में भी ये केस हेडलाइन बन गया। आखिरकार हरियाणा सरकार ने यह केस 15 सितंबर को सीबीआई को सौंपने की इजाज़त दे दी। 15 सितंबर को सीबीआई इस केस को हैंडल करती है। सारे सबूत, विटनेस गुरुग्राम पुलिस सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है। घटना वाले दिन की पूरी जांच पड़ताल करती है। उस वक्त विटनेस कौन था, स्कूल में कितने बच्चे थे, वॉशरूम में उस वक्त कौन कौन गया। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने के बाद एक सुबह अचानक खुलासा होता है कि सीबीआई ने प्रद्युमन के कत्ल के इल्जाम में स्कूल के एक 11वीं के छात्र को अरेस्ट कर लिया है, जिसकी उम्र 16 साल है। अब ये खबर भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक तो पहले से ही प्रद्युमन के कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है। अब ये दूसरा कातिल कैसे? यानी कत्ल एक और कातिल 2 अलग अलग, ऐसा कैसे हो सकता है? जब सीबीआई मामले की जांच शुरू करती है तो उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला जाता है, जिसमें कंडक्टर अशोक कुमार वॉशरूम की तरफ जाता दिखाई देता है। लेकिन इसी दौरान ये 11वीं कक्षा का स्टूडेंट भी वॉशरूम में जाता दिखाई देता है और गुरुग्राम पुलिस इस फुटेज को नज़रअंदाज कर देती है।
क्योंकि उन्हें लगा कि ये स्कूल का बच्चा है, ये कत्ल कैसे कर सकता है। जब सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज को हर एंगल से बहुत बारीकी से देखा तो सीबीआई को उस लड़के की हरकतों से कुछ शक हुआ। कुछ बड़ी सी चीज़ उस लड़के के कपड़ों में दिख रही थी। फिर सीबीआई ने उस लड़के पर नज़र रखनी शुरू की। सीबीआई ने किसी को नहीं बताया और चुपचाप उस लड़के की पूरी इंक्वायरी निकालनी शुरू कर दी। ये लड़का किस तरह का है, इसका बिहेव कैसा है, कहाँ रहता है, दोस्त, फैमिली, सब कुछ छानना शुरू कर दिया और साथ ही उस लड़के के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पे ले लिया। सीबीआई ने इसके बाद स्कूल के छात्रों से पूछताछ शुरू की। सीबीआई ने उस लड़के के साथ पूरी क्लास के छात्रों से पूछताछ की ताकि उस लड़के को शक ना हो, ताकि उस लड़के को ऐसा ना लगे कि सिर्फ मुझी से पूछताछ की जा रही है। पूरी पूछताछ में कुछ बातें निकल कर आईं। वो लड़का पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। इसने पहले एक बार एग्ज़ाम नहीं दिए थे। इसने बहाना बनाया था कि किसी ने मुझे पानी में कुछ मिलाकर दे दिया है और अस्पताल में भर्ती हो गया था ताकि एग्ज़ाम ना देने पड़ें। और इस बार भी एग्ज़ाम शुरू ही हुए थे तभी प्रद्युमन का कत्ल हो जाता है। और एग्ज़ाम के पहले पेपर में इस लड़के ने कुछ नहीं लिखा था। सभी बच्चों की पेपर कॉपी देखी गई, सभी ने कुछ ना कुछ लिखा था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं लिखा, एक लाइन भी नहीं लिखी। ये कुछ अजीब था सीबीआई के लिए। फिर इस लड़के के कुछ खास दोस्तों से बात की गई। तब इसके एक दोस्त ने बताया कि एग्ज़ाम के पहले सभी छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उस लड़के ने अपने इस दोस्त से कहा था कि तू एग्ज़ाम की टेंशन मत ले, इस बार एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये भी बड़ी अजीब बात थी सीबीआई के लिए कि एक लड़का इतने भरोसे से कैसे कह सकता है कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होंगे। जब और दोस्तों से बात की गई तो एक बात और निकल कर आई कि जब प्रद्युमन के कत्ल के बाद स्कूल के सभी बच्चे दुखी थे, परेशान थे, तब इस लड़के ने एक दोस्त से कहा था, चलो अब इसी बहाने इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा और पीटीएम यानी पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं होगी। और दोस्तों ने बताया कि वो बहुत गुस्सैल मिजाज का है। लेकिन ये सब कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ इन बातों पर सीबीआई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसके बाद सीबीआई ने बहाने से उस लड़के का मोबाइल लिया और साथ ही पूरी क्लास के छात्रों का मोबाइल लिया ताकि उसे शक ना हो। उसके मोबाइल से सीबीआई को पता चला कि प्रद्युमन के कत्ल के कुछ दिन पहले उसने इंटरनेट पर 2 चीज़ें सर्च की। पहला, पॉइजन कहाँ मिलता है, पॉइजन कैसे काम करता है, पॉइजन कितनी देर में असर करता है। अब वो लड़का गूगल पर ये सर्च क्यों कर रहा था, ये भी अजीब बात थी। और प्रद्युमन के कत्ल के एक दिन बाद उसने गूगल पर सर्च किया कि फिंगरप्रिंट कैसे मिटाया जाए, अंगुलियों के निशान को कैसे हटाया जाए। तब सीबीआई को पूरा विश्वास हो गया कि असली कातिल यही है और सीबीआई ने उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया। और फिर सीबीआई ने अपने हिसाब से पूछताछ की। तब वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैंने ही प्रद्युमन का कत्ल किया है। जब सीबीआई ने पूछा कि कत्ल क्यों किया, तब उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं चाहता था कि इस बार किसी भी तरह एग्ज़ाम ना हो और पेरेंट्स मीटिंग भी ना हो। पेरेंट्स मीटिंग में माँ बाप स्कूल आते हैं तो टीचर पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों की शिकायत उनके माँ बाप से करते हैं। इसलिए वो चाहता था कि पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने में कमज़ोर था और पेरेंट्स मीटिंग होने से बहुत डरता था। तब पेरेंट्स मीटिंग और एग्ज़ाम को टालने के लिए उसने बहुत सोचा। तब उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर स्कूल में ही किसी बच्चे की मौत हो जाए तो स्कूल बंद हो जाएगा, छुट्टियां हो जाएंगी और फिर एग्ज़ाम, पेरेंट्स मीटिंग सब ख़त्म हो जाएंगे। अब उसने ये तो तय कर लिया था कि किसी बच्चे को मारना है, लेकिन उसने ये तय नहीं किया था कि उसका शिकार कौन सा बच्चा होगा। तब वो 8 सितंबर को एग्ज़ाम के पहले दिन स्कूल में चाकू लेकर आता है और जब उसने प्रद्युमन को वॉशरूम में जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा है, ज़्यादा विरोध भी नहीं करेगा। तब वो उसके पीछे गया और वॉशरूम में जाकर उसके गले पर चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया और फिर पकड़ा ना जाए इसीलिए खुद ही थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाता है और शोर मचाता है कि किसी ने इस लड़के को मार दिया। अब चूंकि वो कत्ल करने वाला लड़का नाबालिग था तो उसे बाल सुधार कारागार में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 3 सवाल उठते हैं। पहला कि जब कंडक्टर अशोक कुमार बेगुनाह था तो उसने ये क्यों कहा कि मैंने ही प्रद्युमन का कत्ल किया है, उसने जुर्म कबूल क्यों किया। दूसरा सवाल, अगर वो बेगुनाह था तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था। और तीसरा सवाल, अगर वो बेगुनाह था तो उसे इतना पसीना क्यों आ रहा था। तब उस कंडक्टर अशोक कुमार ने सीबीआई को बताया कि जब वो वॉशरूम गया था उसी दौरान प्रद्युमन का कत्ल हो जाता है। उसे ये डर था कहीं उसी का नाम ना आ जाए और इस डर की वजह से वो थोड़ा घबरा रहा था। और उसने बताया कि उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई नहीं थी। जब प्रद्युमन खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था तो सबसे पहले मैंने ही प्रद्युमन को उठाकर एम्बुलेंस में रखा था, तो उसका खून मेरी शर्ट पर आ गया था। तब मैंने अपनी शर्ट को पानी से साफ़ किया था
जिससे वो पसीने से भीगी सी लग रही थी, और मैंने जुर्म इसलिए कबूल किया क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत मारा और बहुत टॉर्चर किया था जुर्म कबूल करवाने के लिए, और पुलिस ने जुर्म कबूल ना करने पर बुरे परिणाम की धमकी दी थी। इसलिए मैंने डर की वजह से जुर्म कबूल कर लिया था। तब सीबीआई आरोपी पुलिस वालों पर जांच करती है और उन्हें सज़ा दिलाती है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ।